ये बस एक नॉर्मल सा लड़का होता है, लेकिन जब ये दूसरे वर्ल्ड में दोबारा रिकार्नेट होता है तो तब वो उस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट बनता है एक चीट स्किल की मदद से। इस लड़के का नाम फेंग है। वो दूसरे वर्ल्ड में 10 साल पहले अचानक से रिकार्नेट हो जाता है और जब वो एक दूसरी दुनिया में आता है तो वो अपने सामने दो ग्रैंड मास्टर लेवल के बंदों को देखता है। वो दोनों ही बंदे ट्रिपल एस रैंक के थे और तभी ये पर्पल कलर का ग्रैंड मास्टर जिसका नाम लाई है और वो अपनी एक टेक्निक का यूज कर टाई को एक माउंटेन में घसीट देता है। लाई को लगता है कि वो जीत चुका है, लेकिन तभी वो ग्रैंड मास्टर उठते हैं और अपनी एक मार्शल आर्ट टेक्निक की मदद से उसे वहीं पे दिखा देते हैं कि आखिर बॉस कौन है। अचानक से सीन यहीं से चेंज होता है और हम फैन को देखते हैं जो कि अपनी क्लासरूम में होता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा है। फैन के सामने उसके टीचर थे जो कि ये बोल कर जाते हैं कि कल से मार्शल आर्ट एग्जाम का प्रैक्टिस चालू होने वाला है। फैंग का शक्ल देखने लायक होता है क्योंकि उसे देखकर लग रहा होता है कि उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। फैंग अपने दोस्तों के साथ था पर तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है जो कि वो उन्हें मोबाइल में एक वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में एक लड़का जिसका नाम ली था वो कह रहा था कि आज मैं तुम लोगों को एक चीज दिखाता हूँ और अगर मैं ये वीडियो बनाते बनाते मारा जाऊँ तो मुझे प्लीज हमेशा याद रखना। उस वीडियो को देखकर फैंग कहता है कि मैंने अभी यही जगह अपने सपने में देखी थी जहाँ पर दो ग्रैंड मास्टर एक दूसरे से लड़ रहे थे। फैंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। कुछ देर बाद वो इंटरनेट में सर्च करता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि एक पैरेलल वर्ल्ड में एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट पूरी दुनिया को रूल करते हैं और उसे ये भी पता चलता है कि जो कितना ज्यादा ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट होएगा उसकी जिंदगी उतनी ज्यादा बेहतर होगी। इसका मतलब जो कल उसके स्कूल में मार्शल आर्टिस्ट का एग्जाम होने वाला है वो कहीं ना कहीं इसके रिलेटेड है। तो फैंग को लगता है कि उसे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन उसे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए 10,000 रुपए देने होंगे। लेकिन क्योंकि फैन एक दूसरे वर्ल्ड में रिकैंडिडेट हुआ है तो उसे भी एक दूसरी फैमिली भी मिली होगी और वो तो बस यही उम्मीद कर रहा था कि उसकी ये वाली फैमिली बस थोड़ी सी रिच हो क्योंकि उसे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। तो वो कुछ देर बाद अपनी फैमिली के पास पहुंच जाता है और वह जैसे ही घर के अंदर घुसता है तो वो अपनी छोटी बहन को देखता है और छोटी सी बहन को देखकर वो खुश हो जाता है और उसका गाल चीखने लगता है। कुछ देर बाद उसकी फैमिली खाने के लिए एक साथ बैठती है जहाँ पर फैंग अपने फादर से पूछता है, फादर क्या मैं इस मार्शल आर्ट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? मार्शल आर्ट का नाम सुनकर उसके फादर थोड़े से चुप हो जाते हैं और वहाँ से उठकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसके फादर वापस आते हैं और बहुत ही खुशी खुशी कहते हैं कि ठीक है और वो उसके सामने 10,000 रुपए रख देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उसकी फैमिली काफी ज्यादा रिच है, लेकिन इस दुनिया में फैंग के फादर एक अच्छे आदमी हैं जो कि अपने बेटे की इच्छा को दबाकर नहीं मारते। जहाँ पर हम देखते हैं फैंग की मदर को जो कि एक हाउस वाइफ होती हैं, वो भी काम करने लगती हैं ताकि वो पैसे कमा कर हेल्प कर सकें फैंग की मार्शल आर्ट्स में। अगले दिन जब फैंग के दोस्तों को पता चलता है कि फैंग ने 10,000 रुपए देकर मार्शल आर्ट्स में एडमिशन करवाया है, जिस पे उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली ने बेकार में ही इस पे पैसे वेस्ट किए हैं क्योंकि इसका कोई भी फायदा नहीं है। तभी हमें टीचर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि एक बंदा जिसका नाम वेंग है जो कि एक बहुत ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है, वो कल हमारे स्कूल को विजिट करने वाला है और वो तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देगा। और उस लड़के को स्टेशन से पिकअप करने के लिए फैंग को ही जाना होता है क्योंकि उसके टीचर ने बोला है। इसके बाद हम फैंग को अपने घर में देखते हैं जो कि उदास बैठा होता है क्योंकि इस काम में उसकी फैमिली के काफी ज्यादा पैसे जाया हो रहे थे। तभी हम फैंग की मदर को देखते हैं जो कि 2 टाइम के पिट्स चलाते हैं जिनको ब्लड फ्रेंसिस पिल बोला जाता है। ये पिट्स मार्शल आर्ट एग्जाम में बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं, लेकिन इन पिल्स की दाम बहुत ही ज्यादा हैं। ये एक पिल्स के लिए 30,000 रुपए तक के लिए गए थे। और तभी हम फैंग को देखते हैं जिसके स्टैंड्स उसके सामने आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा लो थे। उन पिल्स को लेने के बाद उसके अंदर एक काफी ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। ये चीज इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रही थी जिसकी खबर एक क्रिमिनल को भी पड़ जाती है। इसी क्रिमिनल तो नहीं कह सकते क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा मार्शल आर्टिस्ट है और इसने एक लड़की को कैद कर रखा है। दूसरी तरफ हमें वोंग को दिखाया जाता है जो कि कल सुबह आने वाला होता है पर वो रात को ही पहुंच चुका होता है। वोंग इसलिए जल्दी आया होता है ताकि वो उस क्रिमिनल को पकड़कर लड़की को बचा सके। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिरकार ये उसके साथ क्या हो रहा है। फैंग को ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी फिर से बन रही है। उसे लग रहा होता है कि उसके शरीर के एक एक मसल टूट टूट कर दोबारा से बन रहे हो, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उसे बहुत ज्यादा पावर नहीं मिल रही थी, जिस वजह से वो ये सोच रहा था कि अगर उसे मार्शल आर्ट सीखना है तो उसे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए
चाहिए होंगे। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात है, उन पिल्स को यूज करने के बाद वो खत्म नहीं होते। इसके बाद हम अगले दिन फैंग को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ सीनियर वोंग को पिकअप करने के लिए आया होता है और कुछ ही देर में वोंग वहाँ पर आ जाते हैं। और हाँ, वोंग को भी सिनर्जी का पता चढ़ चुका था जो कि फैंग से उस पिल खाने के बाद प्रोड्यूस हुई थी। फैंग को देखकर वोंग समझ जाता है कि वो परफेक्शन फैंग की वजह से ही हुई थी। खैर, वोंग इन सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलता, वो स्टेज पे चला जाता है और बहुत ही अच्छा स्पीच देता है। और वोंग की मोटिवेशन स्पीच सुनकर वहाँ पर बैठे सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा मोटिवेट हुए थे। और आज का दिन जैसे ही खत्म होता है, शाम को वो सभी बाहर थे जहाँ पे वोंग फैंग और उसके दोस्तों को जो कि उन्हें पिकअप करने गए थे उन्हें अपना फोन नंबर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम कभी कोई भी मुसीबत में पड़ जाओ तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, मैं वहाँ आने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद हम फैंग को देखते हैं जिससे अपने घर में कुछ काम आता है तो वो अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर में जाता है। लेकिन जैसे ही फैंग ऊपर वाले फ्लोर में जाता है तो वो वहाँ पर उसी क्रिमिनल को देखता है, तो ये सोच रहा होता है कि आखिर ये क्रिमिनल यहाँ कैसे आया है। लेकिन ये क्रिमिनल इनके पास रेंट पर रह रहा होता है, तो हम उस क्रिमिनल को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि कहीं से पता तो नहीं चल चुका है कि मैं एक क्रिमिनल हूँ। तो वो इसलिए फैंग को पहले अंदर बुलाता है और चुपचाप वहाँ पर वेट करता है। फैंग को उसे देखकर ही पता चल चुका था कि ये वही क्रिमिनल है जिस पर बॉन्ड लगा हुआ है और वो जैसे तैसे कर वैंग को मैसेज कर देता है और कहता है कि जल्दी यहाँ पर आ जाओ। वो पूरी बात बोल ही पाता कि वो क्रिमिनल उसके ऊपर पहले ही जानलेवा हमला करता है। इसके बाद क्रिमिनल सोच रहा होता है कि ये सिटी मेरे लिए सेफ नहीं है क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानने लगे हैं। इसके बाद वो फैंग को पूरी तरह से खत्म करने लगा होता है ताकि कोई भी क्लू ना बचे। लेकिन तभी जो फैंग की पावर जो उसने पिल खाई थी उससे मिली थी वो उसके सारे ही जख्म को भर देती है, जिस वजह से वो फिर से खड़ा हो जाता है। फैंग उससे लड़ने की कोशिश करता है पर वो कहाँ ही लड़ पाता और इस बार तो वो क्रिमिनल पूरी तरह से ही फैंग को मार ही देता। लेकिन तभी वहाँ पर सीनियर वैंग आ जाते हैं और आते साथ ही उस क्रिमिनल को एक ही किक से ढेर कर देते हैं। इसके बाद वो लोग उस वुमेन को भी यहाँ से बचा लेते हैं और इसके बाद हम वोंग को देखते हैं जो कि ये सोच रहा होता है कि आखिरकार इसने एक टॉप क्रिमिनल को इतनी देर तक रोक कैसे रखा। उस क्रिमिनल के पास से बहुत ही सारे अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स मिले थे जिनमें से कुछ चीजें फैंग को मार्शल आर्ट ट्रेनिंग में नंबर 1 आने में बहुत ही मदद करेंगे। इसके बाद वैंग फैंग को कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बातें भी बताता है। वो बताता है कि कौन सी पिल किस टाइम लेनी चाहिए, जैसे कि फैंग ने अभी ब्लडली फ्रेंस पिन ली है वो तब लेनी चाहिए जब एक ट्रेनर शुरुआती तौर में हो और ये पिल्स ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन ही काम करते हैं। इन्हें लेने के बाद और फाइनली जब तुम मार्शल आर्टिस्ट बन जाते हो उसके बाद एक पिल्स की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है ब्लडली फ्रेंस एयरशियर। और हाँ, एक और भी पिल्स होता है जो कि बोन्स के लिए यूज किए जाते हैं। उन पिल्स का काम होता है कि वो धीरे धीरे हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे और एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आखिर में वोंग एक और पिल्स के बारे में बताता है जो कि इंटरनल ऑर्गन्स के लिए होता है। जब हमारी बॉडी ब्रेड थ्रू कर रही होती है तब उन पिल्स का काम होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे इंटरनल ऑर्गन ब्रेड थ्रू के दौरान कभी भी डैमेज हो सकते हैं और इन पिल्स को कभी भी नहीं लेना क्योंकि इन सभी का एक ना एक टाइम होता है। और इसके बाद हम वैंग को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठा होता है और खुशी खुशी उन पिल्स को देख रहा होता है और इसके बाद वो उन्हें अपनी सिस्टम को दिखाता है और हमें तो पता है कि कुछ देर पहले उन पिल्स की वैल्यू 40,000 दिखा रहे थे और अब ये सब पिल्स आने के बाद उस सिस्टम उन सभी पिल्स की वैल्यू मिलकर 2 मिलियन दिखा रही होती है। फैंग 2 मिलियन में से कुछ पॉइंट को अपने अंदर ट्रांसफर करता है ताकि वो थोड़ा सा पावरफुल बन सके और इसके बाद जब फैंग मेजर करता है तो उसकी पावर 113 कैलोरी निकलती है और अगले दिन ही मार्शल आर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम का सिलेक्शन चालू हो चुका था और उस सिलेक्शन में सिलेक्ट होने का जो पासिंग क्राइटेरिया थे वो 112 पावर था। वहाँ पे मौजूद सारे स्टूडेंट पूरी अपनी पावर लगा रहे होते हैं ताकि वो सबसे ज्यादा पावर तक रीच कर सकें। फैंग भी अपनी पूरी जान लगा देता है ताकि वो इस टेस्ट को क्लियर कर सके। वहाँ पे मौजूद सारे स्टूडेंट हार रहे होते हैं लेकिन हम देखते हैं कि फैंग अभी भी अपनी पूरी पावर लगा रहा होता है। वहाँ पे मौजूद सारे स्टूडेंट फैंग की ये पावर को देखकर हैरान हो जाते हैं। ये टेस्ट खत्म हो जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो फैंग की पावर होती है वो 146 होती है। ये पावर लेवल लगभग वैंग के ही बराबर है जो कि फैंग ने बहुत ही जल्दी हासिल कर लिया होता है। और अब वो टाइम आ चुका होता है जब फैंग अपना रिजल्ट जाकर अपनी फैमिली को दिखाता है और जब फैंग अपना रिजल्ट जाकर अपने फादर को दिखाता है तो उसके फादर बिल्कुल ही इमोशनल हो जाते हैं। उसके फादर और उसकी मदर काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग अपने सीनियर वैंग के पास जाता है जो कि उसे मुबारक देता
देता है ये टेस्ट क्लियर करने के लिए। इसके बाद वैंग अपने मास्टर की बेटी से फैंग को इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन वैंग के मास्टर अभी जिंदा नहीं होते क्योंकि उन्होंने इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान दे दी होती है। इसके बाद हम तभी वैंग को देखते हैं जो कि अचानक से फैंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फैंग उससे झेल नहीं पाता, जिस पर वैंग कहता है कि तुम्हारी बॉडी अभी भी कमजोर है। लेकिन फैंग कुछ अच्छे स्कोर से पास हो चुका है, तो इसलिए वैंग उसे कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में बताता है जिसमें वो अभी एडमिशन ले सकता है। वैंग उसे एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताता है जिसका नाम मोड यूनिवर्सिटी है। वैंग ने 4 यूनिवर्सिटी के नाम बताए थे, लेकिन मोड यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उस यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन आते हैं, तो वहाँ पे जो फैंग के लिए कॉम्पिटिशन होगा तो वो काफी ज्यादा होगा। लेकिन वहाँ पर एक मजे की बात है, लीफाइनेंसी पिल मिलते हैं वो थोड़े सस्ते मिलते हैं। इसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो कि स्टेशन आ चुका होता है और उसके साथ ही उसकी फैमिली और वैंग उसे छोड़ने आए होते हैं। इसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो कि फाइनली मोड यूनिवर्सिटी पहुंच चुका होता है। फैंग तो बस गेट को ही देखकर चौंक चुका था क्योंकि वो गेट काफी ज्यादा बड़ा होता है, और तभी वहाँ पर उसका सीनियर आता है जिसका नाम फ्रैंकलिन था। वो एक सोर्ड को घुमाते हुए कहता है कि ये सच में एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और ये गेट हमें रिमाइंड कराता है कि हमारी औकात कितनी भी बड़ी हो, इसके सामने हमेशा छोटी रहेगी। तभी हमें पता चलता है कि फैंग फ्रैंकलिन का एक ड्राइवर है, जिस वजह से फ्रैंकलिन फैंग को अच्छे से ट्रीट नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग अपना एडमिशन करवाने के लिए अपना फॉर्म रिसेप्शन में उनको दिखाता है, और वो रिसेप्शनिस्ट ये देखकर हैरान होती है कि फैंग 1 महीने के अंदर ही सेकंड लेवल ऑफ टेम्पली तक पहुंच चुका होता है, क्योंकि बहुत टैलेंटेड भी पर्सन को इस लेवल तक पहुंचने के लिए 6 महीने लग जाते हैं। जब रिसेप्शनिस्ट कंफर्म होने के लिए वहाँ पर फैंग का एक और टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो सेकंड नहीं बल्कि 3rd लेवल तक पहुंच चुका है। और ये बात सुनकर वहाँ पर जितने भी मौजूद पर्सन होते हैं वो सब चौंक जाते हैं, और क्योंकि फैंग एक बहुत ही अच्छे लेवल पर था तो जो जितने अच्छे लेवल पर होगा उसको उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। वहाँ पर रहने के लिए एक बहुत ही ज्यादा लग्जरियस होटल भी दिया जाता है। फैंग को होटल में पहुँचाने के लिए वहाँ पर एक उसकी सीनियर यून उसे होटल तक पहुँचाने के लिए हेल्प करती है। रास्ते में उसकी सीनियर यून उससे कहती है ये यूनिवर्सिटी सच में एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर तुम्हें सभी बहुत ज्यादा लग्जरियस देखने के लिए मिलेगा। खैर इसके बाद जब फैंग अपना रूम जाकर देखता है तो वो अपने रूम को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उसके फ्लैट के साथ एक और फ्लैट में रहने वाला स्टूडेंट जिसका नाम चोन था वो उससे मिलने आता है और कहता है कि फैंग तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। इसके बाद चोन कहता है कि तुम्हारा मास्टर वैंग ने जब पहली बार यहाँ एडमिशन लिया था तो मैंने सुना था कि उसने सभी को एक ही दिन में हिरा दिया था, और सच में वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट है। मैं ये भी एग्री करता हूँ कि तुम मेरे से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैंने सुना कि तुम अभी 3rd पॉइंट टेम्परी लेवल पर हो, यहाँ पर मैं तो बस एक ही लेवल का मार्शल आर्टिस्ट हूँ। ये सब बातें खत्म होने के बाद ये सभी मिलकर एक फील्ड में जाते हैं क्योंकि इन सभी लोगों को वहाँ पर बुलाया गया होता है ताकि वो लोग मीटिंग कर सकें। फैंग और उसके दोस्त तो टाइम पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब कुछ लोग टाइम के बाद आते हैं तो वहाँ पर उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, जिस वजह से वो लोग कंप्लेन करने लगते हैं यार हम लोग तो बस 2 मिनट ही लेट हुए थे। और भाई लोग तभी वहाँ पर उनके टीचर आ जाते हैं जो कि अपना ऑरा रिलीज करने लगते हैं, जिससे देखकर ये सभी लोग चुप हो जाते हैं। और वो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि जो लोग लेट हो गए हैं वो यहाँ अंदर दाखिल नहीं हो सकते। मोड एकेडमी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एकेडमी है और हम सब ये उम्मीद करते हैं कि तुम सभी डिसिप्लिन में रहोगे। इसके बाद बोलता है कि जो लोग लेट हो गए हैं उनके हम 20 क्रेडिट पॉइंट माइनस कर लेंगे। और अगर आपको अंदाजा नहीं है तो हम बता दें कि एक क्रेडिट पॉइंट का दाम बाहर की दुनिया में 30,000 है और एक न्यू स्टूडेंट को एकेडमी में बस 15 ही क्रेडिट पॉइंट्स ही दिए जाते हैं। ये सुनकर जो लोग लेट हुए थे वो काफी ज्यादा पैनिक करने लगते हैं, और तभी यहाँ पर धीरे धीरे कर सभी ही टीचर्स आने लगते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा ताकतवर टीचर्स होते हैं, एक से एक पढ़कर। इसके बाद फिर सभी टीचर एक साथ मिलकर अपना ऑरा रिलीज करते हैं, जिससे वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी पीछे गिरने लगते हैं। लेकिन फैंग वहाँ पर इन सभी चीजों को एक चैलेंज की तरह लेता है। वहाँ पर वो अपने पावर को रिलीज करते हुए वहीं पर डटे रहने की कोशिश करता है, जिसे देखकर टीचर इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि तुम तो अभी मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं बने हो, लेकिन फिर भी तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इसके बाद हम वहाँ पर रेड मास्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पर आता है, और वो एक ईथ लेवल का मार्शल आर्टिस्ट था। उसका ऑरा वहाँ पर सभी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट था। इसके बाद जो वहाँ पर सबसे पहले टीचर आया होता है वो कहता है कि तुम सभी को एक हाई ग्रेड का ब्लैडली फ्रांसिस पिल दिया जाएगा, साथ ही साथ हम कुछ देर में तुम्हारी ट्रेनिंग भी चालू करने वाले हैं। ट्रेनिंग सेंटर में सिर्फ 9 फ्लोर हैं, लेकिन तुम जैसे बिगनिंग को सिर्फ 4 फ्लोर तक ही जाने की इजाजत है। इस बिल्डिंग में मौजूद हर फ्लोर एक अलग अलग चीज को स्पेसिफाइज करती है जिससे तुम लोगों को मदद मिलेगी। एक अच्छा मार्शल आर्ट
आर्टिस्ट बनने में। कंपटीशन का मेन लूर यही होता है कि जो जिस फ्लोर में एंड में रहेगा उसे उसी यूनिवर्सिटी में असाइन कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे से लड़कर ऊपर जाना है, जिनसे उनको एक अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छी लाइफ स्टाइल मिल सके। हमें यह भी बताया जाता है कि एक फ्लोर में ज्यादा से ज्यादा 400 लोग ही रह सकते हैं, और अगर टाइम खत्म होने के बाद कोई दूसरे फ्लोर में आता है तो उसे वहीं पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ उसके 30 क्रेडिट पॉइंट भी ले लिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो जितने ऊपर जा सकते हैं उसको उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा। अगले सीन में हम उन सभी को बिल्डिंग के अंदर देखते हैं, जहाँ पर फैंग बोलता है कि अच्छा ठीक है, फाइटिंग चालू हो चुकी है तो मैं तुम्हें मिलता हूँ 4th फ्लोर पे। ये सुनकर डोंग बोलते हैं कि अरे भाई कहाँ भाग रहा है, मेरे को तो लेके जा। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग जब ऊपर जा रहा होता है तो उसके सामने बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, लेकिन फैंग के लिए वो इतनी बड़ी चुनौती नहीं होती। फैंग को तो लगता है कि वो इतने ज्यादा वीक हैं कि उनको तो क्लास 2 का बच्चा भी हरा सकता है। ऊपर जाते जाते वो सोचता है कि कहीं वैंग ने मेरे को गलत यूनिवर्सिटी तो नहीं बता दी, क्योंकि उसने बोला था कि यहाँ पर काफी ज्यादा ताकतवर लोग मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर तो एक दो को छोड़कर कोई भी सीरियस नहीं लग रहा होता जो कि सच में मार्शल आर्ट सीखना चाहता हो। दूसरी तरफ हम डोंग को देखते हैं जो कि अच्छा खासा लड़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक मोटा आता है जो कि उसकी टांग में ही चाक काट देता है। अगले सीन में ही हम एक लड़के को देखते हैं जो कि सबसे पहला था, जो कि 4th फ्लोर में पहुंच चुका था, लेकिन नहीं पता था कि वहाँ पर तो फ्रैंकलिन भी है जो कि उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। 1500 स्टूडेंट में से 100 या 200 ही बंदे होते हैं जो कि 4th फ्लोर तक पहुंच पाते हैं। हमें तो पता है कि एक फ्लोर में ज्यादा से ज्यादा 400 तक ही लोग रह सकते हैं, और धीरे धीरे 4th फ्लोर भी भर रहा था। और जैसे ही वहाँ पर डोंग आता है तो 5 मिनट के अंदर ही फैंग भी वहाँ पर आ जाता है। फैंग 4th फ्लोर तक तो पहुंच चुका था, पर वो काफी ज्यादा डिस्पैन और गुस्से में होता है। वो वहाँ आते साथ ही जोर से सबको बोलता है कि मैं इस इंस्टीट्यूशन में मैं इसलिए आया था ताकि मेरे को हाई कॉम्पिटिशन मिल सके, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर तो सभी लोग कमजोर और एक नंबर के गधे हैं। ये सुनकर वो सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और फैंग को एक घमंडी और पागल इंसान बुलाने लगते हैं। ये देखकर वहाँ का प्रिंसिपल काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और सोच रहा होता है कि इस साल तो कोई अच्छा बंदा आया ही नहीं है। फिर तब प्रिंसिपल एक अनाउंसमेंट करता है कि जो भी बंदा आधे घंटे के अंदर फैंग को हरा देगा उसे 1 क्रेडिट पॉइंट मिलेगा। इन सभी को बस एक रीजन मिल जाता है फैंग को मारने के लिए। बस अब 1 क्रेडिट पॉइंट के लिए वो सभी लोग मिलकर फैंग के ऊपर हमला करने लगते हैं। गाइस ये बात मत भूलना कि फैंग उसके मास्टर वैंग के लेवल तक तो पहुंच चुका है, और फिर डोंग और फैंग मिलकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बुरी तरह से हराने लगते हैं। लेकिन तभी हमें वहाँ पर एक पिंक बालों वाली लड़की दिखाई जाती है जो कि अचानक से फैंग के ऊपर हमला कर देती है। जैसे वो दिख रही होती है उसके ऊपर मत जाना, क्योंकि उसने फैंग को काफी ज्यादा टक्कर दी होती है, लेकिन आखिर में फैंग उसे ब्लॉक कर देता है एक दूसरे आदमी के फेस की मदद से। फिर वहाँ पर मौजूद ब्लू बार वाली लड़की एक प्लान बनाती है जिस वजह से फैंग और डोंग अलादा हो जाते हैं। इसके बाद फिर वो ब्लू बाल वाली लड़की कहती है कि अब तुम क्या करोगे, और इसके बाद वो सारे मिलकर फैंग के ऊपर हमला कर देते हैं। फैंग बहुत ही मुश्किल से इन सभी को एक साथ मैनेज कर रहा था, लेकिन तभी दूसरी तरफ वो ब्लू बाल वाली लड़की डोंग के ऊपर हमला कर देती है, क्योंकि डोंग तो आराम कर रहा था जिस वजह से वो आराम से डोंग को हरा देती है। दूसरी तरफ हम सभी टीचर्स को देखते हैं जो कि ये सोच रहे होते हैं कि फैंग जो कि एक नॉर्मल सा लड़का है वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हुआ, क्योंकि उसकी फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई ऐसा नहीं है जो उसे ताकतवर बना सके। दूसरी तरफ हम डोंग को देखते हैं जो कि काफी बुरी हालत में पड़ा होता है, और यहाँ पर फैंग को भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी क्योंकि 20 से 25 लोग एक साथ ही उसके ऊपर हमला कर रहे थे, और उन सबके सामने फैंग सिस्टम का भी यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो एक पिल्स खा लेता है जिसकी मदद से उसे थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है। जैसे ही फैंग को एनर्जी मिलती है तो वो वहाँ पर जंप करता है, और तभी वहाँ पर टाइम भी खत्म हो जाता है। जिस टाइम के अंदर फैंग को हराने के लिए बोला था वो टाइम अभी खत्म हो चुका है, जिस वजह से फैंग को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल सबको कहता है कि तुम ये बेइज्जती हमेशा याद रखना, क्योंकि तुम इतने टाइम में भी एक मार्शल आर्टिस्ट को नहीं हरा सके। और वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई हुए तो उन सभी को यह मौका मिलता है कि वो वहाँ पर अपने अपने टीचर्स को चुन सकते हैं। अगले दिन सुबह हम सभी स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपने अपने टीचर्स को चुन रहे होते हैं। हम यहाँ पर फैंग को देखते हैं जिसे समझ नहीं आ रहा होता कि उससे आखिर कौन से टीचर के पास जाना चाहिए। तभी फैंग का ध्यान एक टीचर जिसका नाम एंड्रयू है उसकी तरफ जाता है। टीचर चाहती है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा 20 स्टूडेंट आए जिन्हें वो अच्छे से ट्रेन कर सके। जब फैंग वहाँ पर जाता है तो एंड्रयू बोलती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें अपनी हेल्थ की चिंता है तो मेरे पास मत आना। मैं पहले से बता दूं कि जो भी मेरे से ट्रेनिंग लेता है वो काफी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग लेता है और उसकी हेल्थ कभी ठीक नहीं रहती। एंड्रयू को ये भी पता होता है कि फैंग का जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड ज्यादा रिच नहीं है, जिस वजह से वो ये ऑफर करती है कि अगर तुम मेरे पास पढ़ोगे तो मैं तुम्हें अनलिमिटेड पिल्स देने के लिए रेडी हूँ। और क्योंकि तुम्हारे इस यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा दुश्मन है, क्योंकि तुमने आते साथ ही ये सब कांड कर दिया और इसलिए तुम्हें
तुम्हें हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा, नहीं तो तुम्हें कोई भी मारकर चला जाएगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद वो ज्यादा नहीं सोचता और फिर फैंग एंड्रियो के पास रजिस्टर करवा लेता है। अगले दिन फैंग की ट्यूटिंग क्लास चालू होती है, जहाँ पर वो सबसे पहले उससे कुछ बेसिक चीजें बताती है। वो बताती है कि अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम्हें अपनी बॉडी के सारे चैनल्स को खोलना होगा, जिससे तुम्हारे ब्लड को ज्यादा से ज्यादा जगह मिलेगी जिससे वो पास कर सके। वो कहती है कि तुम्हें सबसे पहले ऑर्गन्स प्रैक्टिकल पिल्स और बोन स्लीपलेंसेस पिल लेने चाहिए, जिससे तुम्हारे ऑर्गन सबसे ज्यादा बेस्ट रहेंगे, और ये बेस्ट होगा अगर तुम्हें लेवल 1 तक पहुंचना है। इसके बाद एंड्रियो फैन को कुछ ब्लड रिफ्लेंसेस पिल देती है, जिसको फैन लेता है तो उसके अंदर कुछ अलग सी ही एनर्जी ग्रो करने लगती है और उसके बाकी के गेट भी खुल जाते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम फैंग और उस ब्लू बार वाली लड़की को देखते हैं। वो मिलकर किक की प्रैक्टिस कर रहे थे और जैसे ही एंड्रियो उन दोनों को एक किक मारकर दिखाती है तो वो दोनों ही चौंक जाते हैं, क्योंकि एंड्रियो की किक काफी ज्यादा ताकतवर थी। और वो कहती है कि अगर तुमने भी ऐसे किक्स मारना है तो तुम्हें अपने ब्लड को एक ही जगह पर फोकस करना होगा। जिसके बाद फैन भी अपने ब्लड को एक जगह फोकस करने लगता है, पर वो जैसे ही किक मारता है उसके किक से उस लकड़ी को तो कुछ नहीं होता, पर फैंग के अपने ही पाँव में क्रैक आ जाता है। शाम को फैंग अपना पाँव चेक कराने के लिए हॉस्पिटल जाता है, क्योंकि उसका पाँव अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था। हॉस्पिटल में जाकर जब वो उन पिट्स को खरीदने की कोशिश करता है जिससे बोन ठीक होते हैं, पर वो उनका प्राइस सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि एक बोन ठीक करने वाली पिट्स का दाम बाहर की दुनिया में 1 मिलियन रुपीस था। लेकिन अच्छा हुआ इसने टेस्ट के दौरान उन सारे क्लासमेट को हराकर कुछ अच्छे पैसे कमाए थे, और उन पैसों की मदद से ये उन पिट्स को खरीद लेता है। जब फैंग इतने सारे पैसे खर्च कर वापस आता है तो वहाँ पर 3 सीनियर आए होते हैं, और उन तीनों सीनियर के छोटे छोटे भाइयों को फैंग ने हराया था। इसके बाद वो सीनियर कहते हैं कि अब मैं फैंग को मारूंगा और उसे दिखाऊंगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। फैंग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे उसके टीचर की इज्जत पे बात आ जाती है। इसके बाद हम रिंग के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक सीनियर फैंग के ऊपर अटैक करता है। फैंग उसके अटैक को डॉज कर उस सीनियर को मारता है, और हाँ, फैंग का भी पाँव भी टूटा हुआ है, मगर फिर भी वो लड़ाई कर रहा है। फैंग अपने टीचर की बात को याद करते हुए ऊपर एक जंप मारता है और अपने सारी ब्लड एनर्जी को अपने पैरों पे इकट्ठा करके एक बहुत ही खतरनाक वाला किक उसके ऊपर करता है, और वो सीनियर काफी बुरी तरीके से हार जाता है। और भाई लोग, तभी हमें कुछ और देखने को मिलता है कि ये साली फाइट पीछे खड़े होकर वैंग भी देख रहा था। वैंग कहता है कि किसी भी सीनियर को अगर मेरे स्टूडेंट से कोई परेशानी है तो वो डायरेक्ट आकर मेरे से लड़ सकता है। इसके बाद हम फ्रैंकलिन को देखते हैं, जो कि फैंग और वैंग के साथ बैठा होता है। अब ये तो बात है कि फ्रैंकलिन अपने किसी काम के लिए ही वैंग के साथ बैठा हुआ है। इसके बाद वैंग बोलता है कि कुछ दिनों में ही यहाँ पर एक और बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है। वैंग कहता है कि मुझे इस एग्जाम के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन फैंग तुम्हें जल्दी से जल्दी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम सभी को रिसेप्शन में देखते हैं, जहाँ पर टीचर इसी टेस्ट के बारे में कह रहे थे कि ये टेस्ट 1 महीने के अंदर चालू होने वाला है, और ये टेस्ट सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि 5-6 यूनिवर्सिटी के साथ होगी। और मैं ये चाहता हूँ कि ये टेस्ट हमारी यूनिवर्सिटी में से ही कोई एक जीते, जिससे हमारी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन बनी रहे, और जो भी ये टेस्ट जीतेगा उसको काफी बड़ा इनाम दिया जाएगा, और जो भी इस टेस्ट को जीतता है उसे 20% का बोनस भी मिलेगा। और अब हम यहाँ देखते हैं कि प्रिंसिपल मिस एंड्रियो के ऊपर ही भरोसा कर रहा होता है, क्योंकि उसकी टीम में फैंग होता है। मुझे ये तो नहीं पता कि फैंग पे इनको इतनी ज्यादा उम्मीदें क्यों है, लेकिन अभी उससे बहुत ही तगड़ी ट्रेनिंग मिलने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग बहुत दिनों तक कड़ी ट्रेनिंग करता है। उसको तो एक वेपन भी दिया जाता है, पर वो उस वेपन को अच्छे से नहीं चला पाता। एक बार तो उसने वेपन चलाते चलाते इस एकेडमी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ वो उस वेपन को यूज करना सीख जाता है, और एक वही नहीं उसके साथ और स्टूडेंट भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहे थे। और भाई लोग, वो दिन भी आ जाता है जब इनकी फाइटिंग चालू होने वाली थी। ये मैच सच में मोड यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत ही बड़ी मैच है, और अब इस मैच को मजेदार बनाने के लिए वहाँ पर घोष आता है, जो कि अपना नाम ल्यूक बताता है। और ल्यूक कहता है कि ये कोई आम टूर्नामेंट नहीं है, तो क्राउड आप प्लीज शांति से बैठना है, क्योंकि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। और यहाँ पर फैंग की छोटी बहन भी आई होती है, जो कि फैंग को चेयर करने वाली थी। अगले सीन में हम फैंग की छोटी बहन और उसके कुछ दोस्तों को देखते हैं, जो कि उसके पास आते हैं। फैंग अपनी छोटी बहन को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और सोचते हैं कि अब मुझे इस मैच को किसी हालत में भी जीतना है। इसके बाद फिर ल्यूक कहता है कि अब ये टूर्नामेंट चालू हो चुका है, और अब एक एक कर सारे टीम के लीडर स्टेज पे आएंगे। उसकी बात के बाद एक पैरी एकेडमी आती है, जिस एकेडमी वाले लड़कों ने लाल कलर के ड्रेस पहने होते हैं, और उस एकेडमी का नाम जेंगयू एकेडमी था, और उस टीम के लीडर का नाम हैंग था, जो कि अपने टाइम में एक काफी ज्यादा खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट था। और इसके कुछ ही टाइम बाद हमें ग्रीन टीम दिखाई जाती है और येलो टीम भी, जो कि आते हैं। और उसके बाद ल्यूक हमारी फैंग की टीम को भी बुलाता है और कहता है कि ये टीम अभी नहीं बनी है और इस टीम के लीडर का नाम फैंग है, और ये एक कंप्लीट न्यू स्टूडेंट है। और इसके बाद हमें ये सारे कैप्टन दिखाए जाते हैं जिनके पेयर्स मैच होने वाले थे, यानी कि
ये लोग आखिर कैसे और किस फॉरवर्ड में लड़ेंगे। और जैसे ही रिजल्ट सामने आता है तो हमें दिखाया जाता है कि रेड टीम ग्रीन टीम का सामना करेगी और दूसरी तरफ जहाँ ब्लू टीम येलो टीम का सामना करेगी। और जब दोनों में एक एक टीम जीत जाएगी तो तब उसके बाद उन दोनों में फाइनल करवाया जाएगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि पहला राउंड चालू हो चुका था, जहाँ पर रेड टीम और ग्रीन टीम के लीडर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। जहाँ पर हमें रेड टीम के लीडर का नाम तो पता ही है, जो कि हैंग है, और ग्रीन टीम के लीडर का नाम सू है। सू बिना देरी करते हुए अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए हैंग के ऊपर हमला करता है। हैंग हमले को अचानक से देखकर थोड़ा चौंक तो जाता है, पर वो उसे ब्लॉक कर लेता है। और इसके बाद सू एक और हमला करता है, जिस अटैक का नाम हैविंगलिंग एलैश था। लेकिन पता नहीं हैंग कैसे उस अटैक को भी ऊपर जंप मारकर डॉज कर लेता है। और इसके बाद हैंग अपने सिग्नेचर मूव का यूज करता है, जिसका नाम द राइजिंग सन था। लेकिन इस बार सू ने भी हैंग के सिग्नेचर मूव को भी ब्लॉक कर लिया था। वहाँ पर बैठी हुई ऑडियंस भी बिल्कुल शॉक थी कि आखिर क्या होने वाला है। और यहाँ हम हैंग को देखते हैं, जो कि अचानक से सू के पीछे चला जाता है और अपने स्वॉर्ड को सू के ऊपर रख देता है, क्योंकि अब जो हैंग का स्वॉर्ड था वो सू की चेस्ट के अंदर घुसा हुआ था। तो सू को लग रहा था कि उसका अब खेल खत्म हो गया। और फिर हैंग ने अपने स्वॉर्ड को थोड़ा धीरा कर दिया था, तो सू को लग रहा था कि वो अभी भी बच सकता है। लेकिन ये सब हैंग का ही प्लान होता है, और जैसे ही सू हिरने की कोशिश करता है तो वो फिर से उसको हिरा देता है। इसके बाद हम वैंग और फ्रैंकलिन को देखते हैं, जो कि एक साथ होते हैं। फ्रैंकलिन कहते हैं कि मैं बैट लगा सकता हूँ कि सेकंड राउंड में तुम्हारा स्टूडेंट फैंग, उसका तो सेकंड राउंड में टिकने का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन वैंग उसे चुप रहने के लिए बोलता है और ज्यादा बक बक करने के लिए मना करता है। इसके बाद हम लियो को देखते हैं, जो कहते हैं कि ठीक है अब ब्रेक खत्म हो चुका है और अब टाइम है सेकंड राउंड का। और सेकंड राउंड चालू होने से पहले हम देखते हैं कि फैंग के पास उसकी छोटी बहन आती है, जो कि रो रही होती है, और वो रोते रोते उससे कहती है कि प्लीज भैया मत जाओ। बेसिकली उसकी छोटी बहन को उसकी चिंता हो रही थी। लेकिन फैंग ये कहते हुए जाता है कि मैं इतने दूर आने के बाद इस अरीना से मुड़ नहीं सकता। इस मैच को पूरे वर्ल्ड में लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम फैंग के फादर को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस की छुट्टी लेकर इस टूर्नामेंट को ही देख रहे होते हैं। और यहाँ पर हम रिपोर्टर को देखते हैं, जो कि पहली बार फैंग का इंटरेक्शन दे रहा था। हर एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह जो फैंग का सिग्नेचर मूव था, उसका नाम था द लेजेंडरी लायन लून। और इस सिग्नेचर मूव को ऐसा माना जाता है कि 1 लाख बंदों में से सिर्फ एक ही बंदा इसे कर सकता है। और यहाँ पर फैंग का ओपोनेंट इससे पूछता है कि क्या तुम सच में इसे यूज कर सकते हो। लेकिन फैंग इसका कोई भी जवाब नहीं देता, जिस वजह से उसका ओपोनेंट काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने ईगो पे बात लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। मगर फैंग उसके अटैक को ऐसे रोकता है जैसे उसके सामने तो कुछ था ही नहीं। फैंग तो स्टार्टिंग से ही अपने पावर को उसके सामने से छुपा रहा था। इसके बाद फैंग एक ही बार में येलो टीम के लीडर को मार गिराता है और इस वजह से येलो टीम बाहर हो जाती है और ब्लू टीम यानी कि फैंग की टीम जीत जाती है। और हमें यहाँ पता चलता है कि इसके बाद बार अभी मैच फैंग ही लड़ने वाला है, क्योंकि अभी तक उसका मैच खत्म नहीं हुआ होता। और हम येलो टीम के लीडर को देखते हैं, जो कि ये सोच रहा होता है कि मैं कुछ भी कर इसके ट्रम्प कार्ड को निकाल कर रहूंगा। आखिर एक न्यू स्टूडेंट इतनी जल्दी और इतने कम टाइम में स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और वो ऐसे अटैक यूज करता है तो वो ज्यादा से ज्यादा पिल लेने के बाद भी रिकवर नहीं हो सकता। लेकिन हम तभी फैंग को देखते हैं, जो कि सिर्फ 2 ही गोली से अपनी पूरी बॉडी रिकवर कर लेता है। ये देखकर येलो टीम का कैप्टन तो बिल्कुल ही घबरा जाता है कि ये आखिर किस टाइप का आदमी है। और तभी ल्यूक कहते हैं कि इसने ये 2 पिल खाकर अपनी पावर को ही नहीं रिकवर किया, बल्कि वो साथ से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन चुका है। ये सब सुनकर वहाँ पर बैठे हुए प्रिंसिपल और टीचर भी चौंक जाते हैं। और तब प्रिंसिपल कहता है कि इसके पास जरूर से एक मॉन्स्टर की बॉडी होगी, जो कितनी जल्दी इस पिल्स को हजम कर पा रहा है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि सेकंड राउंड चालू होता है और तब हम यहाँ पर येलो टीम की एक और पर्सन, जिसका नाम चैन होता है, जो कि बिना ही अपना इंट्रोडक्शन दिए ही फैंग के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि एक ऐसा बंदा जिसने 2 महीने भी सही से ट्रेनिंग नहीं की, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। चैन तो हमले पे हमला किया जा रहा था, लेकिन हम फैंग को देखते हैं, जिसको तो मजा आ रहा होता है। और तभी फैंग ऊपर जंप मारकर एक स्ट्रेट किक चैन की छाती पर मारता है, जिससे वो एक ही बार में ही नॉकआउट हो जाता है। और फैंग ने सेकंड राउंड भी बहुत इजीली जीत लिया होता है। और तभी ये सब कुछ देखकर वहाँ बैठी हुई ऑडियंस बिल्कुल ही चौंक जाती है। फिर हम देखते हैं कि ल्यूक बोलता है कि क्या फैंग तुम्हें अभी भी कंटिन्यू करना है। फैंग अपना सर हाँ में हिलाता है। और फिर तभी हम येलो टीम के कैप्टन को देखते हैं। रुको जरा, अगर यही कैप्टन है तो फिर पहले वाला कौन था जिसको शुरू में हम कैप्टन बोल रहे थे? वो कैप्टन नहीं बल्कि कैप्टन का एक अच्छा दोस्त था। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि येलो टीम का कैप्टन बिना रेफरी को बोले ही खुद हमला कर देता है फैंग के ऊपर। फैंग मुश्किल से ही उसके अटैक को डॉज करता है और बोलता है कि मैंने अभी तक फिर से
लेकर अपनी बॉडी को रिकवर भी नहीं किया। लेकिन बूढ़ो मत के ये हमारा फैंग है और उसके पास तो अपना ही लेवल अप सिस्टम है और सभी ऑडियंस को हैरान करते हुए वो अपनी कुछ स्किल की मदद से हवा में उड़ने लगता है। और फिर फैंग तभी नीचे आता है और कहता है कि ये फाइट तो बहुत ही इजी होने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग हवा में ऐसे रड़ होते हैं जैसे किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा होता। इनकी फाइटिंग स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ बैठी हुई ऑडियंस खाली आंखों से इन्हें देख ही नहीं सकती। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं कि यारो टीम के लीडर ने अपनी पावर का लेवल अप कर लिया था और उसकी पावर तकरीबन 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये देखकर जो ऑडियंस फैंग को सपोर्ट कर रही थी वो कैप्टन की तरफ चली जाती है। फैंग उसके ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है पर वो उसके पास भी नहीं जा पाता। कैप्टन ने अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक को अपग्रेड कर एक शेर का रूप ले लिया था और दूसरी तरफ सेम फैंग ने भी अपना रूप बदलकर एक ब्लू फिनिक्स का रूप ले लिया था। और अब फाइट इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुकी थी कि वो लोग डिसाइड करते हैं कि एक पंच से ही फाइट को खत्म करेंगे। थोड़ा सा रिकवर होने के बाद वो अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे के ऊपर पंच करते हैं। तो आखिर में हम फैंग को देखते हैं जो कि खड़ा था और कैप्टन की तो ब्लड एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। मुश्किल से ही सही पर पूरे मिलाकर फैंग ने 3 राउंड जिता दिए थे और इसी के साथ आज का कॉम्पिटिशन यहीं पर खत्म होता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं वैंग और फ्रैंकलिन को जो कि डेंजर के अंदर थे। दोनों ही डेंजर बॉस को हराकर हाई लेवल की पिट्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। तो तब वैंग फ्रैंकलिन को बोलते कि तुम तो बहुत कमजोर हो तो इसलिए अच्छे पिट्स में ला करूंगा। ये बात सुनकर फ्रैंकलिन चिल जाता है और दोनों ही अपना अपना लेवल अप कर आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर फिर से कॉम्पिटिशन चालू होने वाला था और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि कल के मैच में से एक बेस्ट परफॉर्मेंस फैंग की भी है। लेकिन अभी फैंग के सामने एक प्रॉब्लम थी क्योंकि उसने इतना अच्छा खेला था तो इसलिए उसे हाई लेवल के बंदों के साथ कंपेयर कर दिया है। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसे हाई लेवल के बंदों के साथ कंपेयर कर दिया है, प्रॉब्लम ये थी कि उसे उसके ही टीचर के साथ लड़ना है। फैंग फटाफट ड्रेस रूम में जाता है और उसके टीचर जिसके साथ उसकी फाइट होने वाली थी और उसका नाम जिंगड़ू था। फैंग कहते हैं कि मेरे को मेरे सीनियर से लड़ाई नहीं करनी। लेकिन तब जिंगड़ू कहता है तुम्हारी कैपेबिलिटीज बहुत ही ज्यादा है और वैसे भी एक मार्शल आर्टिस्ट को कभी भी अपनी फाइट से दूर नहीं भागना चाहिए और चाहे तुम्हारे सामने कोई भी हो तुम्हें बस उसे मार गिराना है और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें डेंजन में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। डेंजन का नाम सुनकर वो लोग चौंक जाते हैं क्योंकि फैंग और उसके दोस्तों को अभी तक डेंजन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया होता। सारी बातों को सेट पे रखते हुए टीचर कहते हैं कि तुम्हारे फाइनल फाइट से पहले तुम्हारे ट्रम्प कार्ड को कभी भी रिव्यू मत करना और तब इनकी फाइट का टाइम हो जाता है और हम देखते हैं कि फाइट फिर से चालू हो चुकी थी। सेकंड टूर्नामेंट में सबसे पहले रेड कलर के ग्रुप में से एक बंदे और हमारे यहाँ ग्रुप में से ब्लू बाल वाली लड़की, मेरे को यार इसका नाम याद नहीं है तो फिर से हम ब्लू बाल वाली लड़की ही बुलाएंगे। इन दोनों के बीच में काफी देर तक लड़ाई चलती है और आखिर में ब्लू बाल वाली लड़की अपने पैर से रेड ग्रुप के लड़के के शरीर पे एक जोरदार किक मारती है जिससे वो वहीं पर ही ढेर हो जाता है। पहला मैच तो ब्लू टीम जीत जाती है पर इसके बाद रेड टीम में से रेड टीम का कैप्टन आता है और अब जो फाइट होने वाली है वो रेड टीम के कैप्टन और डोंग के बीच में है। फाइट जैसे ही चालू होती है तो डोंग कैप्टन के ऊपर हमला कर देता है लेकिन जरा रुको, रेड टीम के कैप्टन है तो उसके अटैक को आसानी से ही डोज कर लिया था और इसके बाद वो अपना स्पेशल अटैक उसके ऊपर करता है और डोंग के पास कोई भी चारा नहीं होता कि वो उसके अटैक को रोक सके। वो अटैक लगने के बाद डोंग हार जाता है लेकिन वो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होता क्योंकि उसको पता है कि उसका दोस्त फैंग सब कुछ संभाल लेगा। और उसके बाद भी रेड टीम का लीडर रुकता नहीं है और बोलता है कि एक और पर्सन को भेजो, जहाँ पर इस बार ब्लू टीम से चैन नाम की लड़की आती है। चैन ने आते ही कैप्टन के ऊपर हमला करना चालू कर दिया था लेकिन कैप्टन ने उसके अटैक को डोज कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन भी चैन के ऊपर हमला करता है पर चैन उसके हमले को डोज कर लेती है और तभी कैप्टन एक रोड की मदद से उसके ऊपर फिर से हमला करता है और इस बार कैप्टन ने रोड को बिल्कुल ही उसके सीने में घुसार दिया था। चैन भी बड़े हार जाती है पर वो भी दुखी नहीं होती क्योंकि वहाँ बैठी हुई ऑडियंस और उसकी टीममेट उसको सपोर्ट कर रहे थे और वो लोग कह रहे थे कि तुम भले ही हार गई थी पर तुमने अपना बेस्ट दिया है और पूरी कोशिश की है। तब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी साइड देखते हैं वैंग और फ्रैंकलिन को जो कि बहुत ही तेजी से भाग रहे थे लेकिन उनको एक बहुत ही अच्छा ब्लड नीलेचलिन पिल्स मिला था लेकिन उनका पीछा कर रहे थे 5th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट और वो बहुत सारे थे और ये दोनों मिलकर भी उन्हें नहीं हरा सकते थे। तो वैंग मजबूरन में उस पिल को वहीं पर छोड़ देता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अलीना में जहाँ पे ब्लू टीम पूरी तरह से कोशिश कर रही थी जीतने की। रेड टीम के कैप्टन की जगह जो बंदा आया था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसने काफी जल्दी एक ब्लू टीम के बंदे को हरा भी दिया था। इस तरीके से फाइनल में पहुंचना फैंग की टीम के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा था। हम फैंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर अभी मैं क्या करूं। लेकिन फिर आखिर में कुछ राउंड ब्लू टीम भी जीतती है जिस वजह से फाइनली वो लोग फाइनल में सिलेक्ट हो जाते हैं। फैंग की टीम ने फाइनल में तो अपने लिए जगह बना रही थी लेकिन फैंग की टीम में आधे से ज्यादा लड़के काफी ज्यादा जख्मी हैं और फिर तब यहाँ पर टीचर आते हैं और सबको बोलते हैं कि बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत हो और फिर तब वहाँ पर सभी को मोटिवेट करने के लिए फैंग कुछ अच्छी बातें बोलता है और फिर तभी एक स्टूडेंट टीचर से पूछता है कि फाइनल
फाइनल में जो 3 बच्चे जानने वाले हैं वो आखिर कौन कौन है, जिस पर टीचर बोलते हैं कि ये डिसीजन तुम्हारे लीडर फैंग का होगा। लेकिन यहाँ पर काफी सारे बंदे जख्मी थे, मगर तभी वहाँ पर एक लड़की याद उठाती है और कहती है कि फैंग अगर तुम चाहो तो मैं लड़ सकती हूँ। और इसके बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जब फाइनल टूर्नामेंट चालू हो चुका था और हम यहाँ देखते हैं दोनों मार्शल आर्टिस्ट को जो कि एक बॉक्सर थे। फैंग की टीम में से जो एक पर्सन आया था उसका नाम जिंगू था, लेकिन यहाँ पे जिंगू शुरुआत में तो काफी अच्छा कर रहा था और उसने अपने ओपोनेंट पे काफी सारे पंच भी लैंड किए थे और टूर्नामेंट की हालत से ऐसा लग रहा था कि जिंगू जीतने वाला है। लेकिन तभी अचानक से ओपोनेंट अपना लेवल अप कर देता है और एक ही पंच से जिंगू को हरा देता है और तभी वो स्टार्ट से कहता है कि मैं सेकंड राउंड के लिए भी अभी यहाँ रुकने वाला हूँ। और सेकंड राउंड में फैंग ने उसी लड़की को भेजा होता है जिसका नाम चेंग बताया जाता है। वो आकर कहती है कि मैं तुम्हें हरा दूंगी, जिस वजह से तुम्हें पहले ही सिलेंडर कर देना चाहिए। लेकिन ओपोनेंट उससे अंडर एस्टिमेट करता है और सोचता है कि ये तो एक नाजुक सी लड़की है और अपनी मैजिक की मदद से एक फायर पंच चेंग के ऊपर यूज करता है, जिस वजह से वो यहीं पर नॉकआउट हो जाती है। और जैसे ही ल्यूक बोलने वाला था कि ब्लू टीम हार चुकी है, लेकिन तभी बहुत अनएक्सेप्टेड चीज होती है। चेंग अचानक से उठने लगती है क्योंकि उसकी रेवर फिर उसको ताकत दे रही थी। चेंग तो दोबारा से रिकवर हो चुकी थी, लेकिन उसका ओपोनेंट तो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मैजिक यूज कर लिया था, जिस वजह से एक एक राउंड दोनों ही टीम के हो चुके हैं। पर तभी वहाँ पर एक रेड टीम का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को बुलाया जाता है जो कि आते साथ ही चेंग के ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है। लेकिन चेंग भी अभी अपने आप को और बैक नहीं करती और अपने एक स्पेशल मूव को यहाँ ट्राई करती है। वो मूव सच में इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसका हर एक अटैक जाकर उसे लग रहा था कि रेड टीम हारने वाली है। लेकिन तभी वो बंदा चेंग का पैर पकड़कर उसे नीचे पटक देता है और इस बार वो बंदा ऐसा मूव यूज करता है जो कि उसकी फैमिली की ट्रेजर है और अगर ये मूव चेंग को लग जाता तो हो सकता था कि वो यहाँ मारी जाती। लेकिन सही टाइम पे फैंग आकर उस अटैक को रोक देता है और उसके बाद उससे फैंग दिखाता है कि उसे ये कैसे लग रहा था कि ये वो टूर्नामेंट जीत सकता है, क्योंकि 2 मिनट के अंदर ही फैंग ने उसे बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। और भाइयों जो अब बैटर होने वाला है वो फाइनली इन 2 टीम लीडर के बीच में होने वाला है। रेड टीम कैप्टन बिना अपना इंट्रोडक्शन दिए ही फैंग के ऊपर हमला करना चालू कर देता है और तब फैंग वहाँ पर अपना एक स्पेशल मूव यूज करता है ब्लैक फ्रेंजी। लेकिन तब हैंग भी उस अटैक को रोक देता है अपने ही एक मूव के द्वारा, जिसने के फैंग के अटैक को बीच में ही रोक दिया था। तभी हम देखते हैं फैंग को जो कि फिर से अटैक करने जाता है। तभी पीछे से हैंग आता है जो कि डंडे से फैंग के सर पर जोर से मारता है, जिससे फैंग को बहुत जोर से लगता है और उससे काफी सारी इंजरीज भी होती हैं। लेकिन वो चुपचाप कुछ पिल्स खाकर अपने सिस्टम की वजह से बहुत जल्द रिकवर हो जाता है और अब वो फिर से रेडी होता है फाइट बैक करने के लिए। और दूसरी तरफ हम वैंग और फ्रैंकलिन को देखते हैं जो कि उस पीटर के बेड पे होते हैं और वो टीवी में यही शो देख कर कहते हैं कि आखिर 2 पेट्स के साथ फैंग इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो रहा है। वापस बैटरफील्ड में हम हैंग शू को देखते हैं जो कि बहुत सारे अटैक फैंग के ऊपर कर चुका था। फैंग उस अटैक को डोज नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है। फैंग अब इतनी बुरी हालत में होता है कि वो हिट भी नहीं पा रहा होता और यहाँ तक कि वो बात भी नहीं कर पा रहा होता। जब ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है और वो लोग टूर्नामेंट हार चुके हैं, लेकिन तभी अचानक से वो सिस्टम के अंदर चला जाता है और पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। और अब तुम लोग इससे सिस्टम का मैजिक कह लो या फिर चीट स्किल, लेकिन बाहर की दुनिया में वो सबको ऐसा दिखाता है कि उसने एक रिकवरी पिल ली है। और तभी हैंग शू बोलता है कि तुम्हारा कोई भी ओल्ड अटैक अब मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। लेकिन तब फैंग बहुत ज्यादा गुस्से में था तो वो अपना ट्रम्प कार्ड रिव्यू करते हुए एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है। उस अटैक का नाम था टाइगर बिर्स द आर्मी। हैंग शू ने ये नहीं सोचा था कि ये अटैक सच में इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है और इसी एक अटैक ने ये डिसाइड कर लिया था कि फैंग इस मैच को जीत चुका है। और इसी के साथ टूर्नामेंट का पहला पार्ट यहाँ खत्म हो जाता है। फिर ल्यूक बोलता है कि दूसरा पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। फैंग को ये समझ आ जाता है कि आखिर सिस्टम के साथ भी ये सब कुछ इतना हार्ड है, जिस वजह से वो सिस्टम पे भरोसा करना कम कर देता है और खुद से बहुत ज्यादा मेहनत करने लगता है ताकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। और इसके बाद हम देखते हैं फैंग और उसके दोस्तों को जो कि जा रहे थे, तभी इनके सामने इनके और दोस्त आ जाते हैं जो कि रिकवर हो चुके थे और वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे और फैंग को जीतने की मुबारक देते हैं। इसके बाद वहाँ पर मिले हुए दोस्त सभी को अलविदा कहकर अपने अपने घर चले जाते हैं और जहाँ पर फैंग भी अपने घर जाने के लिए ट्रेन में बैठा हुआ था। फैंग न्यूज पेपर पढ़ते पढ़ते कहता है कि मैंने इस मैच पे 2nd नंबर पर रैंक किया है। और तभी फैंग का कॉलेज वाला दोस्त कहता है अगर तुम चाहो तो 1st नंबर पर भी आ सकते हो, बस तुम्हें वैंग को हराना पड़ेगा। फैंग पूरे जोश में था और कहता है कि मैं अपने बड़े भाई को हराने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि शाम को बहुत ही प्यारे मूवमेंट के साथ फैंग अपने फादर और अपनी मदर के पास जाता है और इसके बाद फिर हमें अगली सुबह दिखाई जाती है जहाँ पर फैंग बहुत ही आराम से और खुशी खुशी उठता है क्योंकि आखिरकार ये उसका खुद का घर था जहाँ पर वो इतने दिनों बाद सोया है। वो हमें बताता है कि इतनी फाइट करने से उसका सिस्टम का लेवल अप तो हुआ है, लेकिन इसके पीछे उसे 10 मिलियन खर्च करने पड़े और अब तो हद ही होगी क्योंकि नेक्स्ट अपग्रेडेशन के लिए उसका सिस्टम उससे 100 मिलियन
रुपीस मांग रहा है। और जैसे ही फैंग बाहर आता है तो वहाँ पर एक ब्लैक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक ऑफिसर निकलकर उससे बोलता है, सर फैंग पिंग आपके लिए एक बहुत ही बड़ा ऑफर है, क्योंकि आपने इतना अच्छा खेला और आपने मोड यूनिवर्सिटी का नाम भी रोशन किया, तो उनकी तरफ से हम आपको एक नया घर गिफ्ट करना चाहते हैं। फैंग तो ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया बात है, और वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करता है और ये शो करता है कि ये एक अलीगढ़ वेब में हो रहा है। और फिर फैंग अपने फादर और अपनी मदर साथ ही छोटी सिस्टर को एक नए घर में ले जाता है। वो घर में सच में काफी ज्यादा बड़ा था और ये देखकर उसकी मॉम और डैड को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, जिस पर फैंग बोलता है कि बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये एक अलीगढ़ वेब में से मिला हुआ है। ये सुनने के बाद तो सबसे पहले उसकी छोटी बहन ही अपना रूम सेलेक्ट करने के लिए चली जाती है, और इसके कुछ दिन बाद ही न्यू ईयर भी आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। फैंग भी अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और बोल रहा होता है कि मैं सेकंड रैंक पे आया हूँ, और तभी फैंग को एक दोस्त का कॉल आता है, और वो एक उसका पुराना दोस्त था जो कि उसे फैमिली डिनर पर इनवाइट कर रहा था। फैंग अपने दोस्तों का चेहरा देखकर कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। और इसके कुछ देर बाद फैंग और उसके दोस्त वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें बुलाया गया था, और तभी पास से एक लड़का गुजरता है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा ईगो था, नहीं पता क्यों, लेकिन वो फैंग और उसके दोस्तों को यहाँ कुछ ना कुछ तो बोल के गया था। और तभी फाइनली वहाँ पर वैंग आ जाता है, जो क्या कर फैंग को बोलता है, बहुत ही बढ़िया, तुमने बहुत ही अच्छा खेला और तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। वैंग कहता है कि तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन इस अकेडमी के स्टूडेंट काफी ज्यादा घमंडी हैं। वैंग कहता है कि फैंग मैं तुम्हें बस यही बोलने वाला था कि जैसे तुमने परफॉर्मेंस जैसे मोड यूनिवर्सिटी में दिखाई थी, वैसे ही मैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट को उनकी औकात दिखा दो। लेकिन फैंग का तो टूर्नामेंट अभी भी ही खत्म हुआ था, वो उसे मना करने की कोशिश करता है कि नहीं मुझे लड़ाई तो नहीं करनी। वैंग कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें फ्री में लड़ाई नहीं करनी होगी, इसके बदले हाई लेवल के ब्लैडली फ्रेंड्स स्पिल मिलेंगी। फैंग कुछ देर सोचता है और सोचता है कि अगर मुझे कुछ ब्लैडली फ्रेंड स्पिल मिल जाए तो मेरा कुछ खर्च कम हो जाएगा, और फाइनली थोड़ा सा सोचने के बाद वो मान जाता है। फैंग अपने दोस्तों और वैंग के साथ अकेडमी के अंदर जाता है और सीधा प्रिंसिपल के साथ जाकर बात करता है। फैंग ने इस प्रिंसिपल के सामने एक ऑप्शन रखा होता है, वो कहता है कि मैं मोड यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं अगर चाहूँ तो आपके स्टूडेंट को हरा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके स्टूडेंट से लड़ूं और जो जो स्टूडेंट बिल्कुल बेकार हो आप उनको इस एकेडमी से निकाल दो, क्योंकि वो स्टूडेंट अपने मजे के लिए और टाइम पास करने यहाँ आए हैं, ताकि आप अपना टाइम उन बच्चों पर जाया करें जो कि मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं। और फिर तब हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि कहती है ठीक है मुझे तुम्हारी ये बात मंजूर है। इसके बाद हम वैंग को देखते हैं जो कि एकेडमी के अंदर था, और वो कहता है कि अब हम एक फाइट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। इस फाइट में तुम धीरे धीरे एलिमिनेट होते रहोगे और जो आखिर तक बचेगा वही इस स्कूल का किंग होगा। और जैसे कि पता है हमें नैनो एकेडमी यानी कि इस एकेडमी के बच्चों के अंदर काफी ज्यादा ईगो है, जिस पर वो लोग भी कहते हैं कि ठीक है आखिर हम भी देखते हैं कि हमें कौन सा एकेडमी हराता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि फाइट चालू हो चुकी होती है, जहाँ पर एक बंदा मोड एकेडमी से था और दूसरा बंदा नैनो एकेडमी से। और एक तरफा ये बात कही जाए कि जो फैंग का दोस्त था वो भी तकरीबन फैंग के ही लेवल तक था, जिस वजह से वो उसे बड़े आराम से ही हरा देता है। और अगर वो चाहता तो सेकंड राउंड तक भी जा सकता था, लेकिन वो बैक कर जाता है और फिर बोलता है कि फैंग को जाने देते हैं। और फिर तब देखते हैं हमारे फैंग को जो कि स्टेज पे जाता है और वो कहता है कि किसके अंदर हिम्मत है मेरे से लड़ने की। फैंग ये जानबूझ के कर रहा था ताकि उनको भी लगे कि इसके अंदर भी थोड़ा बहुत ईगो है। और तभी फैंग से लड़ने के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम काफी ज्यादा अजीब होता है। फैंग उसका नाम का मजाक बनाकर कहता है कि तुम्हारा नाम तो सच में काफी ज्यादा बेकार है, जिस वजह से उस लड़की के अंदर ईगो आ जाता है और वो फैंग के ऊपर अटैक करना चालू कर देती है। लेकिन हमारा फैंग उसे इजीली डॉज कर रहा था और साथ में ही उसके मजे भी ले रहा था, और टाइम पास ना कर कर वो उसे एक ही हिट में हिरा देता है। और तभी यहाँ पर एक व्हाइट बाल वाला बंदा आता है जो कि तब यहाँ कुछ बोलने वाला था, लेकिन फैंग उसे एक ही हिट में हिरा देता है। और फिर तब कहता है कि यहाँ छोटे बच्चों के लिए कोई भी जगह नहीं है। और फिर उसके बाद हम ऑडियंस को देखते हैं जो कि फैंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थी। और फिर इसके बाद यहाँ पर 4 राउंड के लिए एक और आदमी आता है जिसके आते साथ ही उसका ऑरा और फ्रेम महसूस हो रहे थे, जिसे देखकर तब फैंग कहता है कि हाँ इसे ही कहते हैं ओपोनेंट और अब शायद मुझे लड़ने में मजा आएगा। फैंग अपना वेपन सेट पे फेंक देता है और कहता है कि मैं भी खाली हाथों से ही लड़ूंगा। काफी सारे पंचेस मारने के बाद फैंग के हाथ जख्मी हो जाते हैं और दर्द करने लगते हैं, लेकिन उसके ओपोनेंट के हाथों में कुछ भी नहीं होता क्योंकि फैंग मजे मजे में लड़ रहा था और अपनी पावर का यूज नहीं कर रहा था, जिस वजह से इसका एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होता है क्योंकि फैंग के ओपोनेंट ने अपना सबसे ज्यादा डेंजरस अटैक एक सही टाइम पे कर दिया था और फैंग का वहां से बचकर भागने का भी कोई भी मौका नहीं था और वो अटैक फैंग को लग जाता है, जिस वजह से फैंग बिल्कुल जल जाता है। और अब फैंग इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि वो उठ भी नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे तैसे कर कर फैंग फिर से उठता है और अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे से लड़ने लग पड़ते हैं दोनों। और आखिर में वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी पूरी एनर्जी लगाकर
जांच करते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि फैंग की जो एनर्जी थी वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन फैंग हारना अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसके मास्टर ने उसे जीतने के लिए बोला है। जिसके बाद फैंग फिर अपने सर से उसके ऊपर हमला करता है और तब तक हमला करता रहता है जब तक कि वो हार नहीं मान जाता। फिर हम देखते हैं कि फैंग अपने कंट्रोल से निकल चुका था और वो मार मार कर उसे हिरा देता है। और ये लड़ाई देखने के बाद वैंग खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। और फिर वैंग आता है और फैंग को स्टेज पे लेकर जाकर कहता है कि अगर किसी के अंदर अभी भी हिम्मत है तो वो आकर फैंग को चैलेंज कर सकता है। लेकिन फैंग की पागलपंती देखकर वहाँ पर उससे कोई भी लड़ना नहीं चाहता, जिससे देखकर तब वैंग कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत थी तो तुम इतना ईगो किस बात का दिखा रहे थे। और फाइनली इसके बाद उस एकेडमी के बच्चों को समझ आ जाता है कि अभी भी उन्हें बहुत कुछ सीखना है। और फिर इसके बाद हम अगले दिन फैंग को देखते हैं जो कि कहीं घूम रहा होता है। तभी उसके पास कार आती है जो कि टीचर एंड्रयू ने की थी और वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ एक बहुत ही जरूरी काम है, तो याद से मेरे ऑफिस में आ जाना। फैंग को समझ नहीं आता कि आखिर टीचर एंड्रयू के उसके साथ क्या काम होगा। और जैसे वो एकेडमी के अंदर इंटर करता है तो वो तभी यहाँ पर फ्रैंकलिन को देखता है जो कि एक बंदे को पीट रहा था। बेसिकली ये एक टेस्ट मैच चल रहा था जो कि अपने पावर को टेस्ट करने के लिए। तभी फ्रैंकलिन आकर कहता है कि फैंग अगर तुम्हें भी मुझे पीटना है तो तुम यहाँ आ सकते हो। तभी टीचर एंड्रयू आकर उसे एक ही मुक्के में उड़ा देती है। और इसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो कि टीचर के साथ जा रहा था। टीचर यहाँ पर उसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताती है। ये जगह हमने ब्लेड थ्रू के लिए बनाई है। और सबसे बड़ी बात कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि एक थर्ड लेवल का मार्शल आर्टिस्ट, जैसे कि तुमने अभी फ्रैंकलिन को देखा कि वो एक थर्ड लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर वो चाहे तो मिड लेवल के 10 मार्शल आर्टिस्ट को एक साथ संभाल सकता है। और जितने तक मेरे को पता है कि तुम अभी थर्ड लेवल तक पहुंचने के लिए बस थोड़े से ही दूर हो। और हमने यहाँ एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पर जाकर ब्रेथ थ्रू कर सकते हो। और फैंग जब वहाँ पर जाकर उस जगह का प्राइस पूछता है तो वो प्राइस सुनकर बिल्कुल ही चौंक जाता है, लेकिन फिर भी वो राजी हो जाता है वहाँ पर जाकर ब्रेथ थ्रू करने के लिए क्योंकि उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। और जब फैंग अंदर जाकर चैम्बर के अंदर बैठकर मेडिटेशन करता है तो तब हम वहाँ पर देखते हैं कि कुछ ब्लू पार्टी कार्ड्स उड़ते हैं जो कि उसके मेडिटेशन को 100x तक बढ़ा देते हैं। और तब फैंग अपने माना चौराइस को एक्टिवेट कर उन सबको एक साथ जोड़ता है, जिससे वो थर्ड लेवल तक पहुंच जाता है। थर्ड लेवल तक पहुंच जाने के बाद वो फाइनली इतना ज्यादा खुश होता है कि वो टीचर से थर्ड लेवल के ब्लड मास्टर के पिल्स मांगने लगता है, लेकिन टीचर उसे इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। और फिर इसके बाद हम मोडी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि कहते हैं कि अब टाइम आ चुका है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया है कि हम कुछ बच्चों को डेंजन में भेजें। लेकिन वहाँ पर दूसरा टीचर इस बारे में बहुत ही ज्यादा डाउट करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है क्योंकि हमें नहीं पता कि आखिर डेंजर्स के अंदर क्या क्या हो सकता है। चाहे हम बच्चों को भेजें या ना भेजें, लेकिन उनके ऊपर नजर तो रखनी होगी। डेंजन के अंदर से क्या क्या निकल सके उसके लिए हमारी दुनिया बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और फिर इसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो कि एक सीगलेट ट्रेनिंग के लिए जा रहा था जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए थी जो कि थर्ड रैंक तक पहुंच चुके हैं। और तभी वहाँ पर शू आती है। शू फैंग से पूछती है कि क्या तुमने मेरे टीचर को कहीं पर देखा है, जिसके जवाब पे फैंग कहता है कि मैंने नहीं देखा। और फिर इसके बाद में फैंग और शू दोनों ही अंडरग्राउंड जगह पर चले जाते हैं। और जैसे ही ये लोग वहाँ पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर 2 बंदों की ट्रक में से डेड बॉडी निकलती है। ये देखकर वो लोग चौंक जाते हैं कि ऐसे कैसे कोई मर सकता है, और ये चीज इस डेंजन के अंदर ही हुई थी। और यहीं पे हम शू के टीचर को देखते हैं जिसका तो हाथ पूरी तरीके से कट चुका था। और फिर तभी वहाँ पर प्रिंसिपल कहते हैं 6 मार्शल आर्टिस्ट जो कि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के थे वो बिल्कुल लापता हो चुके हैं। फैंग तो अलग ही शौक में था कि आखिर डेंजन में ऐसा क्या हो सकता है जो कि सभी लोग मारे जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग उनका फ्यूनर करते हैं जो कि एक अच्छे काम में मारे गए थे। जो लोग मारे गए थे उनके फैमिली मेंबर और दोस्त वहाँ पर रो रहे भी थे। फिर ये सब कुछ होने के बाद अगले दिन हमें वही टीचर दिखाई जाती है जो कि सारे स्टूडेंट को समझा रही थी कि आखिर डेंजन के अंदर क्या क्या था। टीचर सभी को बताती है कि डेंजन की शुरुआत तकरीबन 800 साल पहले हुई थी, जहाँ पर एक बहुत ही बड़े अर्थक्वेक की मदद से डेंजन का गेट ओपन हो गया था। और हमने जब एंड्रियास में जाने की कोशिश की तो वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए। और हमें सुनने में आया कि एंड्रियास में ही लेवल ईथ के मार्शल आर्टिस्ट रहते हैं। और हमें यह बताया जाता है कि इस वर्ल्ड में 22 डेंजन्स हैं जिनके अंदर बहुत ही खतरनाक बीस्ट हो सकते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। और ऐसा भी मानना है कि उन डेंजन्स के अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेस भी हैं। और इसके बाद ही क्लास खत्म होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं टीचर्स को जो कि बाहर आते हैं। और जहाँ पर शू अभी भी अपने टीचर को लेकर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट थी, जिस पर इसकी टीचर कहती है कि चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हें नहीं सिखा सकती तो टीचर एंड्रयू तुम्हें जरूर से सिखाएगी। और तब टीचर एंड्रयू कहती है कि सबसे पहले तो मैं इसका टेस्ट लूंगी, फिर देखूंगी कि इसे सिखाना है या नहीं। और फिर इसके बाद तभी फैंग को टीचर एक स्क्रू देती है और कहती है कि जब तुम नीचे जाओगे डेंजन के पास तो एक ओल्ड मैन मिलेगा जिसके व्हाइट हेयर होंगे, उसको ये स्क्रू दे देना। और हाँ, उससे ये कहना मत भूलना कि तुम्हारे बच्चे अभी भी तुमसे प्यार करते हैं। इसके बाद फैंग उसी ओल्ड मैन के पास जाता है और उससे वो स्क्रू दे देता है। इसके बाद फाइनली वो लोग रेडी हो चुके थे डेंजन में जाने के लिए। इसके बाद फाइनली वो दिन भी आ जाता है
है जब ये लोग डेंजर में जाने के लिए रेडी थे। यहाँ फैंग पिंग अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ उसके कुछ टीचर और उसके अच्छे दोस्त भी थे जो कि उसके साथ जाने वाले थे। जाने से पहले प्रिंसिपल इन्हें कहते हैं कि अब तक तुमने जो कुछ सीखे है वो सब कुछ अब दिखाने का टाइम आ चुका है। मुझे तुम सब पर पूरा यकीन है कि तुम लोग इस रेड को क्लियर कर लोगे। और फिर इसके बाद वो लोग एक बस में डेंजन की तरफ निकल पड़ते हैं और जाते दौरान उनके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्ट सा माहौल था, क्योंकि उन लोगों को पता है कि वो लोग कोई मजे करने या खेल के लिए नहीं जा रहे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। और फाइनली वो लोग डेंजन के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर सबसे आगे टीचर होते हैं और वो जाकर उन्हें एक स्पेशल कार्ड देते हैं जिससे उन्हें एंट्री मिल जाती है। और जैसे ही वो लोग यहाँ अंदर आते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लॉबी होता है जहाँ पर एक बीच में बिल्डिंग में बहुत सारे क्विज लिखे हुए थे। और अब वहाँ पर सब पार्टीज को ये डिसाइड करना था कि आखिर कौन सा पार्टी कौन से क्विज को पूरा करेगा। वहाँ पे एक ऐसी जगह भी होती है जहाँ पर ये लोग प्लेयर आइटम को एक्सचेंज या शेयर कर सकते थे। और जैसे ये लोग वहाँ पर अंदर जाते हैं तो वहाँ के गार्ड काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। फैंग को अंदर घुसते ही कुछ अजीब सा महसूस होता है और तभी वहाँ मौजूद गार्ड इनसे कहते हैं कि ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस है और अगर एक छोटी सी गलती भी हुई तो तुम्हारी जान जाना यहाँ पर पक्की है। एक सजेशन मैं भी देता हूँ कि कभी भी कुछ भी हो जाए लेकिन तुम लोग अलग मत होना वरना शायद तुम लोग मारे जा सकते हो। और फिर इसके बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही उनको एक लेड पोर्टर देखने को मिलता है जिसे देखकर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फैंग डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो जाएगा। फैंग जैसे ही पोर्टर को टच करता है तो वो बिल्कुल ही चौंक जाता है। फैंग को ऐसा देखकर बाकी सब लोग बहुत ही डर गए थे और सोच रहे थे कि क्या फैंग को कुछ हो गया। जिसके बाद फैंग कहता है कि रिलैक्स रिलैक्स, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और इससे गुस्सा होकर फैंग की एक फ्रेंड लात मारकर उससे अंदर घुसेड़ देती है। और जैसे ही फैंग अंदर जाता है तो वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। बस छोटी सी एक स्पेस थी और वो जगह पूरी तरीके से मैजिक से बना हुआ था जहाँ पर टीचर कहते हैं कि ये जगह धीरे धीरे डेंजरस होती जाएगी। सब लोग बिल्कुल ही चौकन्ने रहना क्योंकि यहाँ पर तुम लोग सिर्फ खुद को ही प्रोटेक्ट कर सकते हो। वैसे फैंग मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इस जगह को पहले कंट्रोल करने के लिए 2 बंदे लगते थे और थोड़ा आगे जाने के बाद वहाँ पर उनको उनका गाइड मिलता है जिनका नाम जनरल बू था। और आगे जाते ही उनको वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सिटी टाइप देखने को मिलती है। और तब जनरल बू सबको कहते हैं कि ये पहले बहुत ही पीसफुल जगह हुआ करता था लेकिन जब से दुश्मनों ने हमला करना चालू किया है तो ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई। और अगर देखा जाए तो पिछले साल ही इस जगह पर हमला तकरीबन 6 गुना हो चुके हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि इस जगह को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाता है। वो कहते हैं कि इस जगह को तुम्हें पहले जानना बहुत ही जरूरी है। वो कहता है कि ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अगर यहाँ कोई मारा जाए तो उसे दफनाने की जगह ही नहीं है। और तभी हम टीचर को देखते हैं जो कि कहते हैं कि फैंग अभी तुम्हें यहाँ थोड़ा आगे खुद ही जाना होगा। ये सुनकर फैंग चौंक जाता है और कहता है कि आप ये क्या बोल रहे हैं टीचर। टीचर कहता है कि तुम हमारी जनरेशन के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो और तुमने मुझे ये भी बताया था कि तुम्हें वैंग के जैसा बनना है। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि वैंग ने अकेले जाकर डेंजन के अंदर एक 5 लेवल के मॉन्स्टर को हिलाया है तो तुम्हें भी थोड़ा सा खतरा तो उठाना ही होगा। जिस पे फैंग डिसाइड करता है कि वो अकेला ही आगे जाएगा और वो थोड़ा आगे जाता ही है कि वो उसी जगह पर गुम हो जाता है। यानी कि अब हमारा फैंग अपने टीचर और दोस्तों से बिल्कुल ही बिछड़ चुका है और अब फैंग पिंग के पास और कोई भी रास्ता नहीं है यही अलावा कि वो अपने दोस्तों को खोजे। और वो अपने दोस्तों को तलाश करते करते थोड़ा आगे बढ़ते ही है कि तभी अचानक उसके ऊपर एक मास वॉरियर हमला करता है। लेकिन हमारा फैंग तो काफी ज्यादा तेज था और वो उसे नोटिस कर लेता है और एक ही शॉट से उसको नीचे गिरा देता है। फैंग उससे बार बार ही बचा था और वो जैसे उसके पास जाकर उसका रॉकेट देखता है तो वो देखता है कि ये तो एक लेवल 3 का वॉरियर है। और तभी फैंग को अचानक से कुछ आवाज आती है तो वो झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। फैंग छुप के देख रहा होता है वहाँ मास वाले और वॉरियर आ चुके थे जो कि अपने एक साथी को मारा हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। फैंग सोच रहा होता है कि अगर इन लोगों ने मेरे को झाड़ियों के पीछे से खोज लिया तो मैं क्या करूंगा। और यही होता है क्योंकि वो वॉरियर्स की को सेंस कर सकते थे तो उन्हें पता लग जाता है कि फैंग झाड़ियों के पीछे छुपा है। और अब फैंग वहाँ से भागने लगता है। जितनी तेज स्पीड हो सकती थी फैंग वहाँ से भागता है लेकिन इसके पीछे वो वॉरियर्स भी पड़ जाते हैं। और ये नहीं कि वो वॉरियर्स बिल्कुल कमजोर थे बल्कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। फैंग बस भागे जा रहा था और ये उम्मीद कर रहा था कि उसके दोस्त उसे कुछ न कुछ कर कर खोज लें। दूसरी तरफ हम टीचर और फैंग के दोस्तों को देखते हैं जिनके सामने वही डेड बॉडी पड़ी होती है जिसको फैंग ने मारा होता है और वो लोग फैंग को ही खोज रहे थे। टीचर को समझ लग जाती है कि अगर इसे फैंग ने मारा है तो हो सकता है कि वो इस वक्त काफी बड़ी मुसीबत में फंसा हो। इसके बाद फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि अभी भी भागे जा रहा था और एक खुली जगह पे आ जाता है और तभी फैंग के सामने एक येलो कलर का शेर के टाइप दिखने वाला बहुत ही बड़ा क्रिएचर आ जाता है। यहाँ पीछे वॉरियर्स कम ही नहीं थे कि यहाँ पर एक शेर भी आ चुका है। फैंग को तो लग रहा था कि आज उसकी जिंदगी यहीं पर ही खत्म होने वाली है और तभी हम देखते हैं कि वो शेर जो पीछे वॉरियर्स थे उन सभी को एक ही बार में हरा कर मार देता है। और फिर उसके बाद
शेर फैंग के पास जाता है, जिसे देखकर फैंग डर गया था और उससे वो घूरने लग गया था मारने के लिए। लेकिन तभी फैंग रियलाइज करता है कि वो शेर उससे नहीं घूरा बल्कि उसके पास जो मैजिक स्टोन था उससे घूरा था। लेकिन तब फैंग टाइम पास ना करते हुए अपनी जेब से उस मैजिक स्टोन को निकाल कर दूर फेंक देता है, जिससे वो क्रिएचर भी उसी के पीछे चला जाता है। और टाइम देखते हुए फैंग वहाँ से जितनी स्पीड से भाग सकता था उतनी स्पीड से भागता है। फैंग सोच रहा था कि यहाँ के तो क्रिएचर काफी ज्यादा बुद्धू है, लेकिन तभी फैंग के पैर वहाँ जम जाते हैं क्योंकि उस शेर जैसे दिखने वाले क्रिएचर ने उसे पकड़ लिया था। इसके बाद क्रिएचर फैंग के पास जाता है, फैंग को पकड़कर उसके अंदर से उसकी सारी वाइटल एनर्जी और उसकी सारी की को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे धीरे धीरे फैंग यहाँ पर कमजोर होने लगता है। लेकिन फैंग के पास तो एक सिस्टम था जिसकी वजह से जो उसकी की थी वो नॉर्मल बंदे से काफी ज्यादा थी, जिस वजह से वो क्रिएचर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये की खत्म क्यों नहीं हो रही। और अब वो क्रिएचर उसको जितनी की चाहिए थी वो सारी की एब्जॉर्ब कर लेता है और जब उसका मन बढ़ जाता है तो वो उधर ही जाकर सो जाता है। पर फैंग की अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ये मान लो कि उसके सिस्टम की वजह से उसके पास अल्टीमेट की थी। और दूसरी तरफ क्रू का एक मेंबर जो कि फैंग को ही खोज रहा था और उसे पता है कि इस जंगल में एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि एक लेवल 8 के मार्शल आर्टिस्ट से भी ऊपर है, और अगर फैंग पिंग का उसके साथ मुकाबला हो जाए तो कोई चांस ही नहीं कि वो बच सके। इसके बाद फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी वाटर एनर्जी उस शेर को दे रहा था, जिस वजह से वो सोया रहे। इसके बाद फिर फैंग देखता है कि कुछ वॉरियर्स जैसे वॉरियर्स उसका पीछा कर रहे थे उनकी तरह ही कुछ और वॉरियर्स इसके सामने से जा रहे थे। और फिर तब फैंग डिसाइड करता है कि वो इस शेर का हेल्प लेकर इन्हें मार देगा। और फिर तब हम देखते हैं कि फैंग उस शेर का माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट करता है और 2 मिनट के अंदर ही शेर उन सबको मार देता है और फिर से वहां पर सोने के लिए चला जाता है। और फिर इसके बाद फैंग छुपते से जाता है और उन सभी वॉरियर्स की कीमती चीजों को कलेक्ट कर लेता है, जिसको बेच के वो कुछ पैसे भी कमा सकता है। और फिर तभी फैंग छुप के थोड़ा सा आगे जाने का डिसाइड करता है और भागते भागते फैंग जैसे ही थोड़ा आगे जाता है तो तभी वो वहाँ पर कुछ अजीब से क्रिएचर को देखता है। वहाँ पे झुंड में बहुत ही सारे क्रिएचर थे जो कि व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और उनके सिर के ऊपर एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था, जिन्हें देखकर फैंग चुपचाप से वापसी उसी शेर के पास आ जाता है और उसके पास ही बैठना सेफ समझता है। और फिर तब फैंग अपने सिस्टम के अंदर देखता है कि क्या वो अपग्रेडेशन कर सकता है। लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए उसे 2 मिलियन रुपीस चाहिए और साथ ही साथ उसका सिस्टम उससे ब्लड का सैक्रिफाइस मांग रहा था, जिस वजह से फैंग डिसाइड करता है कि अभी मैं ये नहीं कर सकता। कुछ देर बाद हम फैंग को देखते हैं जो कि उस शेर के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था और उसको बोलता है कि अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो मैं ये वादा करता हूँ कि इसके बाद आकर मैं तुम्हें बहुत सारा की दूंगा और साथ ही साथ मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे शिकार भी लाऊंगा। और ये कहकर फैंग वहाँ से चुपचाप ही निकल लेता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे तैसे कर फैंग ने अपने ग्रुप को खोज लिया था, लेकिन अपने टीचर और अपने दोस्तों को खोजते खोजते उसने बहुत ही सारे वॉरियर्स के साथ फाइट की थी जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। और जब फैंग वापस आता है तो उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था और इसके बाद जल्दी फैंग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इसके बाद टीचर वहाँ पर उसके ऊपर सवार पे सवार कर देते हैं, जिसपे फैंग कहता है कि जब मैं वहाँ पर था तब मैंने एक बहुत ही बड़ा क्राउड देखा था जिन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने थे और उनके पास एक अजीब सा सिंबल था। एक्चुअली वो सिंबल सन और फ्लावर के जैसे दिख रहे थे। ये सुनने के बाद वहाँ खड़े हाई लेवल के टीचर परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर वहाँ के लोग चाहें तो ह्यूमैनिटी के ऊपर अटैक करने का प्लान बना रहे हो। जल्दी से जल्दी वहाँ पर मौजूद सारे टीचर एक बहुत ही बढ़िया फोर्स को तैयार करते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये लोग उस फाइट के लिए रेडी रहे। और इसके बाद हम फैंग के दोस्तों को देखते हैं जो कि ये कह रहे होते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम संभाल लेंगे। लेकिन फैंग ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था क्योंकि उससे पता है कि वहाँ के लेवल कितने ज्यादा हाई हैं और ये कोई प्रैक्टिस मैच भी नहीं है कि अगर कोई मारा जाए तो उसे बचाया जा सकता है। लेकिन फैंग ऐसा नहीं है कि वो बस ऐसे ही हार मान जाए और वो टीचर से हाई लेवल के पिल मांगता है और इस बार टीचर मना नहीं करती। उन पिल्स के साथ वो थोड़ा सा रिकवर करता है और डिसाइड करता है कि उसे कुछ भी कर वैंग के लेवल तक पहुंचना है। और तभी वहाँ पर एक और टीचर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन लेके आता है और वो फैंग को मिलती है क्योंकि फैंग ने अभी अंदर जाकर काफी सारे मार्क्स वाले वॉरियर्स को मारा है और फैंग अभी उनके बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकता है वहाँ पर अंदर जाकर लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ हम कुछ सोल्जर और टीचर को देखते हैं जो कि बिल्कुल ही रेडी हो चुके हैं अपने अपने वेपन को लेके। अगले पल ही हम फैंग को देखते हैं जो कि अकेला बैठा होता है और थोड़ा सा मेडिटेट कर रहा था ताकि वो अपनी सिस्टम की मदद से थोड़ा सा रिकवर हो सके और साथ ही अपनी पावर को बढ़ा सके। और इसके बाद ही हम फैंग को देखते हैं जो कि बाहर आ जाता है और यहाँ इसे फ्रैंकलिन मिलता है जो कि इस फाइट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो लेवल 4 तक पहुंचने ही वाला था। और अब फाइट में लेके जाने से पहले सभी स्टूडेंट को समझाया जाता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस मिशन होने वाला है जहाँ पर सारे स्टूडेंट को सोल्जर की बात माननी होगी और उनके ही हिसाब से चलना होगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बैटल फील्ड में उतर चुके थे जहाँ पर इलाइट टीचर इस बात को कंफर्म करते हैं कि अभी तक
उन लोगों ने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को नहीं भेजा है और हमारे सामने जो वॉरियर्स है वो तकरीबन 3rd लेवल या 4th लेवल के ही हैं। और वहाँ पर एलाइट टीचर ऑर्डर देते हैं कि चलो फाइट को चालू करते हैं। फाइट चालू होते ही वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही धरती कांप रही है। फैंग और डोंग ने मिलकर यहाँ पर अपना एक टीम बना लिया था और वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। धीरे धीरे वो वहाँ पर मौजूद सारे एनिमीज को मार रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक 5th लेवल का एनिमी आता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके आते साथ ही मानो के फेवर बिल्कुल ही बदल गया था। फैंग और डोंग ने डिसाइड किया था कि वो जाकर उसे खत्म करेंगे, लेकिन तभी हम फ्रैंकलिन को देखते हैं जो कि बिना कुछ सोचे उसके ऊपर जंप कर देता है और कुछ देर लड़ने के बाद फ्रैंकलिन अपना बड़ा सा सोर्ड उसके पेट के अंदर घुसाड़ देता है और उसे मार देता है। और अब इस चीज का फायदा उठाते हुए वहाँ पर मौजूद सारे सोल्जर उनके ऊपर सारे कैनन को लॉन्च कर देते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर इंसानियत की टीम जीतते जा रही थी। ये देख कर के इंसानियत की टीम जीतते जा रही है तो वहाँ से खुद 8 लेवल के मार्शल आर्टिस्ट आ जाते हैं और उनके आते साथ ही बैटलफील्ड की ऑरा बिल्कुल ही चेंज हो गई थी। मानो कि वो लोग ऐसा कह रहे थे कि तुम लोग हमसे नहीं जीत सकते। और अब वहाँ पर मौजूद सारे टीचर जो कि 6th लेवल के थे वो सारे उनके ऊपर हमला करना चालू कर देते हैं, लेकिन कोई भी टीचर उनको अच्छे से हिरा ही नहीं पाता। धीरे धीरे वहाँ पर मौजूद सारे सीनियर और सारे टीचर हार रहे थे। माहौल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट जा ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है प्रिंसिपल और बाकी सारे राइट टीचर्स की, और वो भी 8 लेवल के ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट हैं। यहाँ पे मौजूद सारे प्रिंसिपल अलग अलग एकेडमी के 8 लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हैं और बाकी एकेडमी ने भी अपने सबसे अच्छे मार्शल आर्टिस्ट स्टूडेंट को भी बुलाया था, जैसे कि रेड टीम का हैंग और बाकी सब। और ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट जा रही थी। सारे प्रिंसिपल मिलकर भी उस एनिमीज के जनरल को नहीं हरा पा रहे थे और तब हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि ये डिसाइड करता है कि अभी मुझे ये करना ही होगा। और तब वो वहाँ पर एक सेल्फ सैक्रिफाइस अटैक करता है और वो अटैक इतना ज्यादा बड़ा था कि उससे कोई भी मारा जा सकता था, जिससे वहाँ पर टीम का मैन एनिमी लीडर मारा जाता है। क्योंकि वहाँ पे एनिमी टीम का लीडर मारा जा चुका था तो वहाँ पर मौजूद बाकी एनिमीज का कोई मकसद था ही नहीं, जिस वजह से वहाँ मौजूद बाकी एनिमीज खुद को ही खुद मार डालते हैं। और ये सब कुछ हो जाने के बाद वहाँ पर लोग बिल्कुल ही चुप हो चुके थे। और तब वहाँ पर मौजूद सारे प्रिंसिपल कहते हैं इंसानियत के बेटर के लिए और नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमारे प्रिंसिपल ने अपनी जान दी है और हम इस सेक्रीफाइस को कभी भी नहीं भूल सकते। और इसी के साथ ही हमारा ये सीजन भी यहीं पर खत्म होता है। तो गाइज आप ये जरूर से बताना कि आपको ये एनिमी आखिर कैसा लगा। तो गाइज मैं एक छोटा सा गोल रखता हूँ, आप इस वीडियो पर 1000 कमेंट पूरे कर देना। तो यार बस कमेंट में इतना बता देना कि आपको ये एनिमी कैसा लगा।